हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 18 है और हमने पिछले वीडियो में 1D एरे यानी कि वन डायमेंशन एरेज के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में मल्टी डायमेंशनल एरेज यानी कि जिसमें हम 2D 3D 4D इन सभी के बारे में समझेंगे। बेसिकली होता क्या है कि 1D से ज़्यादा यानी कि अगर वन डायमेंशन से ज़्यादा होता है तो वो 2D 3D ये सब हमारा मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम अगर 2D या 3D को मल्टी डायमेंशनल एरेज बोलेंगे तब भी ये सही होगा। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरेज को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे असाइन करना है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है बेसिकली, और किस तरीके से उसके एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। और लास्ट में एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि हमें मल्टी डायमेंशनल एरेज की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें वन डायमेंशन एरेज की, तो जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखी है, तो वन डायमेंशन एरे में बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने ARR नाम का एक एरे बनाया जिसका साइज दे दिया 3। ठीक है, और यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट के अंदर सिंपल उसकी वैल्यू दे दी, जैसे यहाँ पर 20, 30 और 40 इस तरीके से। तो आपको पता है इसकी इंडेक्सिंग 0, 1 एंड 2 होती है। तो ये जो हमारा एरे है ये बेसिकली 1D एरे है जिसमें हमारा जो डेटा है वो रो फॉर्म में है, यानी कि सिंगल रो में है। इसमें हमारी रो कितनी है, 1, यानी एक ही रो है। अगर हम क्या करें कि मल्टीपल रो यानी सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल रो एंटर करा दें तो यहाँ पर यही हमारा बन जाता है 2D एरे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2D एरे, जिसमें हमारा जो डेटा होगा वो 2 डायमेंशन में होगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये हमने बनाया एक टेबल, यहाँ पर हमने दे दिए जैसे कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम हो गए और यहाँ पर हमने कुछ रो बना दी जैसे 1, 2 और ये 3, 4। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें तो इसमें देखिए ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी हो गई और ये आपकी चौथी रो हो गई। कॉलम की बात करें तो यहाँ पर ये पहला कॉलम है, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो ये जो हमारा बेसिकली बन गया, ये एक तरीके से 2D एरे का ये फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है 2D एरे में वो कुछ इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीपल रो हैं। अगर हम देखें तो इसमें एक ही वेरिएबल में हम क्या करा रहे हैं कि 4 रो एंटर करा रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं। कॉलम भी इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम भी हम रख सकते हैं। तो हमारा जो डेटा होता है बेसिकली वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, जबकि 1D एरे में हमारा डेटा रो में ही होता है और मल्टी डायमेंशन यानी कि 2D एरे में हमारा डेटा रो और कॉलम में होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो जिस तरीके से 1D एरे डिक्लेयर करते हैं सेम उसी तरीके से हम 2D एरे भी डिक्लेयर करेंगे। बस इसमें क्या होगा कि एक स्क्वायर ब्रैकेट और बढ़ जाएगा, क्योंकि 1D एरे में हमें सिर्फ एरे का साइज बताना होता है, यानी कि एक रो में हम कितने एलिमेंट रखेंगे बस यही बताना होता है। जबकि 2D एरे में हमें बताना होता है कि कितनी रो रखनी है और कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहला इंडेक्स होता है, सॉरी यहाँ पर पहला स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें हम बताएंगे कि हमें कितनी रो रखनी है और दूसरे में बताएंगे कि हमें कितने कॉलम रखने हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर इस मल्टी 2D एरे का साइज पता करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा एरे का साइज पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि जैसे हमने अभी टेबल बनाई थी ना, तो यहाँ पर अगर हम 2, 4 की बनाए, यहाँ पर हमारे कॉलम कितने होंगे, 4। तो यहाँ पर ये 4 कॉलम हो गए। रो कितनी है, देखिए 2 ही हैं, तो ये 2 रो हो गई। तो अगर हमें टोटल एरे का साइज पता करना हो, ठीक है, 2D एरे का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर ये 1 और ये 2 यानी कि 2 रो हैं इनटू यहाँ पर कॉलम कितने हैं, देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से तो 4 कॉलम है, तो यहाँ पर एक कॉलम हम और बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 2 टोटल 8। तो यानी हम टोटल इसमें जो है 8 ब्लॉक मिलेंगे और हम 8 वैल्यू रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया रो इनटू कॉलम। तो रो कॉलम क्या होते हैं समझ आया। अब चलिए हम मल्टी डायमेंशन एरेज को थोड़ा सा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करेंगे पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, स्ट्रिंग टाइप का एक 2D एरे बनाया गया जिसमें रो कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जब हम 1D एरे बना रहे थे तो हमें सिर्फ एक करली ब्रैकेट लगाना होता था और डायरेक्टली 20, 30 इस तरह से वैल्यू दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक करली ब्रैकेट तो आपका ये लगेगा ही लगेगा, फिर उस करली ब्रैकेट के अंदर आपकी जितनी भी रो होंगी उनका भी अपना एक करली ब्रैकेट होगा, यानी एक अपना उनका ब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि करली ब्रैकेट ये मेन आपका जो है ये ओपन हुआ, फिर उसके बीच में आपका करली ब्रैकेट रहेगा। अगर आपकी 2 रो हैं तो इस तरीके से कुछ होगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो डेटा है वो यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या बताएगा कि ये आपका पूरा यहाँ से और यहाँ तक ये आपका क्या है, असाइनमेंट हो रहा है। इसके बीच में ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, कॉलम की बात करें तो इसी में से इस तरीके से कॉलम भी आप देख सकते हैं।
चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया। अब चलते हैं सीधे और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2D एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसे डिलीट करते हैं। तो 2D एरे के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंट टाइप का ही हमने बनाया 2D एरे ARR नाम का, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हमें देना है कि हमें कितना डेटा रखना है, यानी रो कितनी रखनी, तो हमने दे दिया 3, ठीक है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट अगला, और यहाँ पर भी हमने दे दिया हमें कॉलम कितने रखने, जो सपोज 4 रखने, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर इज इक्वल टू, और अभी यहाँ पर हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं, बाद में हम यूजर से इनपुट लेना भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर हमारी रो होंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ये इक्वल टू के बाद ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ है। ये हमने हालांकि न्यू लाइन में दे दिया, वो अलग बात है, ताकि रीडेबिलिटी जो है वो सही रहे। फिर यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और एक सेकेंड, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले रहा है, इसको इस तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर बीच में हम देंगे अपना डेटा, जैसे यहाँ पर हमारे पास रो कितनी है 3, तो यहाँ पर और कॉलम कितने हैं 4, तो यानी कि हर एक रो में 4 एलिमेंट हमें रखने हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कर दिया सपोज 10, 20, 30, 40, तो इस तरीके से एक रो हमारी हो गई और इसमें हमने 4 एलिमेंट रखे हैं, यानी कि 4 कॉलम हो गए। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे और फिर से करली ब्रैकेट हमारा ओपन एंड क्लोज होगा। तो यहाँ पर अगला एलिमेंट हम क्या रखते हैं, देखिए अगली बार हमने यहाँ पर रखा 50, 60, ठीक है, और 70, 80, इस तरीके से ये 2 हो गया। अब यहाँ पर एक हमें और ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमने फिर से करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और अब यहाँ पर हम आते हैं 56, 96, 36। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 कॉलम हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टी डायमेंशन एरे को हमने डिक्लेयर किया और एज अ कांस्टेंट वैल्यू हमने असाइन की है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लास्ट में यहाँ पर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटर इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से 1D एरे में भी लगता और यहाँ पर 2D एरे में भी लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या कि जब हम एक रो को दूसरे रो से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर सेपरेटर भी लगेगा, यानी कि कॉमा लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉमा लगेगा, ध्यान रखना। लास्ट में यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर हो गया। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारी जो 2D एरे है वो डिक्लेयर हो गई। अब इसके अगर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है या इसकी जगह पर कोई वैल्यू चेंज करनी है या इस कुल मिलाकर के इसके साथ हमें कुछ ऑपरेशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए हमें ज़रूरत होगी लूप की, या अगर हम डायरेक्टली जैसे सी आउट कराना चाहते हैं तो सी आउट, ठीक है। और कौन सी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि हमें 70 को प्रिंट करना है, यानी 70 जो है ये चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ARR जो कि वेरिएबल हो गया एक तरीके से एरे, और फिर उसके बाद पहला स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा वो हमारा होगा रो के लिए, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा वो होगा कॉलम के लिए। जैसा कि हमने 1D एरे में देखा था कि हम एरे को डिक्लेयर करते समय भी स्क्वायर ब्रैकेट में बताते थे कि एरे का साइज़ क्या होगा, और एक्सेस करते समय हम बताते थे स्क्वायर ब्रैकेट में कि हम कौन सी वैल्यू, यानी कौन सी इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, इंडेक्स, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, एरे का साइज। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम एरे का जब साइज़ दे रहे हैं तो हम उसे रो और कॉलम में दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम उसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर भी हम इंडेक्स ही देंगे, लेकिन रो और कॉलम का देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो रो के लिए होगा, और जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो कॉलम के लिए होगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें 70 को प्रिंट करना है तो इसका रो कौन सा होगा, देखिए, तो रो इंडेक्सिंग जो है हमारी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर 70 तक पहुँचना है तो हमारा रो कौन सा होगा, 1, रो कौन सा होगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और 70 के लिए कॉलम कौन सा होगा, देखिए 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमारा इसका कॉलम कौन सा है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी कि जो 70 का एड्रेस है बेसिकली ये क्या है 1 और 2, बात समझ पा रहे हैं ना, यानी कि ये पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है, इंडेक्सिंग के हिसाब से। बाकी तो ये हमारी दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से इसका जो इंडेक्स बनता है वो यहाँ पर 1 और 2 बनता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं और अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तब तो आपको इस चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। यहाँ पर लास्ट में हमारा हो गया टर्मिनेटर। अब यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 70, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हमें 56 यहाँ पर चाहिए तो 56 का यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें रो ही देना है। सबसे पहले क्या देना है, रो। तो रो हमारी कौन सी है, देखिए 2, रो जो है वो क्या है 2, इसका इंडेक्स क्या होगा 2, इंडेक्स पे ध्यान देना। और 56 यहाँ पर कॉलम कौन सा है 1, कॉलम कौन सा है 1, और यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे
कि 56 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 80 यहाँ पर चाहिए तो 80 के लिए हमारा जो रो होगा वो कौन सा होगा, देखिए 1, और कॉलम कौन सा होगा यहाँ पर 3, तो ये 1 और 3 रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 80 आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसे हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो रीअसाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने ऐसे किया कॉपी, ठीक है, और इसकी जगह पर सेम, ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो ARR13 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी होगी उसे हमने क्या किया इज इक्वल टू, और उसे हमने 45 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, या 43 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 43 से रिप्लेस किया। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 43 प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने इसी इंडेक्स को रीअसाइन किया है और इसी इंडेक्स को हम प्रिंट करवा पा रहे हैं, ठीक है। सामने जो भी लिखा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, बाद में इसे हमने क्या किया, यहाँ से रीअसाइन कर दिया और ये हमने रन किया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर 2D एरे को हम कैसे डिक्लेयर और असाइन करेंगे एज अ कांस्टेंट वैल्यू, और फिर उसके बाद हम उसके अलग अलग एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं रो और कॉलम के इंडेक्स को दे करके, ये हमने देखा। अब चलिए, अगर हमें सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करानी है तो फिर उसके लिए जो है हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी लूप की। आपको पता है कि जब हमें बार बार कोई स्टेटमेंट रन करानी होती है तो लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1D एरे में क्या था कि हमारा फॉर लूप लग जाता था, सिंगल फॉर लूप लग गया। फॉर लूप में हमने बता दिया कि एरे का साइज क्या है और कंडीशन वही दे दी, और आई को प्लस प्लस कर दिया, आई को ही हमने बना दिया इंडेक्स, और हमारा जो वैल्यू था वो प्रिंट हो गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी, देखिए, नेस्टेड लूप की, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं, व्हाइल लगा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आने वाली एक्सरसाइज में हम अलग अलग व्हाइल और फॉर लूप का दोनों का यूज करके देखेंगे 2D एरे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और इंट, और यहाँ पर हमारा होगा i इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी होगी कंडीशन, और कंडीशन में यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो हमारा ये फॉर लूप है, यानी कि बेसिकली आउटर लूप है, ठीक है। आउटर का मतलब ये बाहर आउटर लूप होगा, तो ये कितनी बार चले, ठीक है। तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, तो हमारी जो एरे का साइज है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें जो हमारा रो का साइज है और ये कॉलम का साइज है, तो रो का साइज जो है ये आउटर लूप संभालेगा और कॉलम के लिए होता है इनर लूप, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही जो हमारा रो का साइज है यही हम यहाँ पर कंडीशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी कंडीशन क्या होगी, i लेस देन 3, ठीक है। यहाँ पर i लेस देन 3 ये हो गई कंडीशन, यानी कि बेसिकली क्या होगा कि हमारा आउटर लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार। i की वैल्यू क्या है 0, एक बार चला, फिर i की वैल्यू बढ़ी तो 1, और फिर i की वैल्यू बढ़ी तो 2, और जैसे ही 3 हुई तो ये लूप नहीं चलेगा। तो यानी कि ये 3 बार लूप चलेगा, और 3 बार जब लूप चलेगा तो ये रो के लिए जिम्मेदार होगा, और फिर जब इनर लूप में हम पहुंचेंगे तब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉलम की। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और फिर ये हमारा आउटर लूप जो है वो रेडी हो गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इनर लूप। इनर लूप यानी कि एक तरीके से नेस्टेड फॉर लूप भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड फॉर लूप। अब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनेगी या जो हम देंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन j इज़ इक्वल टू 0, इसको भी हमें 0 से ही स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो i है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो j है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो j इज़ इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर भी j लेस देन, और हमारे कॉलम कितने हैं 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई कंडीशन, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा j प्लस प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आउटर लूप, आपको पता है कि आउटर लूप अगर एक बार चलता है तो यहाँ पर इनर लूप में जब पहुँचेगा तो इनर लूप जब तक ये इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एक बार चलेगा तो ये पहली वाली रो को, यानी जो कि 0 इंडेक्स पर है, ये इनर लूप को दे देगा, ठीक है। और इनर लूप क्या करेगा, ये चलेगा यहाँ पर j लेस देन 4, यानी कि ये चलेगा बेसिकली 4 टाइम, ठीक है। 0 से लेकर के 3 तक चलेगा तो ये 4 टाइम हो गया ना, तो ये बार बार घूमता रहेगा और एक रो के सभी एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लूप आउटर लूप में पहुँचेगा, आउटर लूप की वैल्यू बढ़ेगी और ये दूसरी रो पर शिफ्ट होगा, फिर इनर लूप चलेगा और फिर इनर लूप ये अंदर के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। यही है नेस्टेड लूप, और यहाँ पर आपको अब नेस्टेड लूप का भी जो एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा मल्टी डायमेंशन एरे में, यानी 2D एरे में। अब यहाँ पर हम अंदर क्या करेंगे, तो हम अगर इस एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर लगाएंगे सी आउट, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, देखिए हमें ARR जो हमारा एरे नाम है वो क्या है ARR, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स डालेंगे। अब जो इंडेक्स हम डालेंगे ये हम डालेंगे पहले रो का, और रो के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है i,
तो यहाँ पर हम पास कर देंगे सिंपल i, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें क्या होगा j, और बस हो गया, ठीक है। तो बस इतने से ही हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे अगर थोड़ा सा सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब सही से प्रिंट हो, जैसे एक रो का सारा डेटा प्रिंट होने के बाद यहाँ पर दूसरी रो नेक्स्ट लाइन में आए, तीसरी नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा एंडर लगाना पड़ेगा, लेकिन सोच करके। अगर हम यहाँ पर एंडर लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर लगा देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये लूप चलेगा और हर बार यानी कि सारे एलिमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन में जाएगा और 20 प्रिंट कर देगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना, हमें 10, 20 ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम एंडल यहाँ पर ना लगा करके इस फॉर लूप के यानी इनर फॉर लूप के बाहर यहाँ पर हम एक सी आउट लगा देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे इंडल। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इससे होगा क्या कि इनर वाला लूप जब अपने आप में एक बार पूरा चल जाएगा तो ये न्यू लाइन दे देगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर ये वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ये न्यू लाइन दे देगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। और बाकी यहाँ पर हम जो है स्पेस दे देते हैं, स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, स्पेस इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे जिससे सारे एलिमेंट एक ही में ना प्रिंट हो। ये स्पेस हो गया। अगर हम कॉमा देना चाहें तो इस तरीके से कॉमा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। तो ये जब आपका पता है कि पहला लूप जब चलेगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है, देखिए 0, और ये अंदर घुसा और इनर लूप चला तो इनर में क्या हो गया, जे की वैल्यू भी 0 ही होगी। तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू क्या है, 0। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ए आर आर, और यहाँ पर भी हमने 0 इंडेक्स दे दिया और यहाँ पर भी हमने 0 इंडेक्स दे दिया, यानी रो और कॉलम में इंडेक्स क्या दिया, 0 0। तो आपको पता है कि यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, कॉमा प्रिंट हो जाएगा, ये जो कॉमा लगा हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये इनर लूप ही चलेगा दोबारा और जे की वैल्यू इंक्रीज करेगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ पर आई की वैल्यू सेम ही होगी। आई की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 ही रहेगी। बस यहाँ पर कॉलम की वैल्यू यानी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 0 और 1 ये हो जाएगा रो एंड कॉलम। ये इंडेक्स क्या हो गया, 0 और 1, और 0 1 पे क्या है, देखिए 20। तो यहाँ पर ये 20 प्रिंट हो जाएगा, फिर कॉमा प्रिंट हो जाएगा, फिर ये लूप चलेगा इसी तरीके से। और अभी भी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, और आई की वैल्यू 0 होने के साथ जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो क्या हो जाएगा 2। तो 0 और 2 पर क्या है, 30 है। तो इस तरीके से यहाँ पर 30 और 40 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि जे की जो वैल्यू है ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बेसिकली, और ये आउटर लूप में आ जाएगा। आउटर लूप में आएगा तो आई की वैल्यू अब की बार बढ़ जाएगी, यानी 1 हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले बीच में यहाँ पर न्यू लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। देखिए न्यू लाइन में हम आ गए, और अब क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन ये लूप जो है ये दोबारा चला है, इस वजह से जे की वैल्यू वापस से 0 हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आई 1 हो गया, जबकि जे 0 है पहली बार में, मतलब इनर लूप जब दोबारा चला उसके पहली बार में। तो यहाँ पर आई और 0, तो आई 0 में क्या है, सॉरी मतलब 1 और 0 पे क्या है, 50 है। फिर इसी तरीके से कॉमा प्रिंट होगा। अब ये फिर यहाँ पर आई की वैल्यू जो है ये 1 ही रहेगी जब तक कि ये पूरा लास्ट तक नहीं चला जाता। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पर इस तरीके से सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, फिर ये लूप घूमेगा, यहाँ पर न्यू लाइन आ जाएगी, और ये प्रॉपर इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये नेस्टेड लूप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन एरेज के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, या फिर हम सी इन के जरिए यहाँ पर हम इसे यूजर से इनपुट भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने जो भी देखा है 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, इसमें रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है, और नेस्टेड लूप को देखना है एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है। हमने समझाया है, ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखें, सब समझ में आ जाएगा। और जब ये आपको अच्छे से समझ आ जाए फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे क्या करते हैं कि इसके साथ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे कि यहाँ पर अगर हम एरे का साइज़ ना डिफाइन करें, ठीक है, रॉ और कॉलम साइज़ यहाँ पर हम ना दें तब क्या होगा। तो यहाँ पर रन करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, ठीक है, एरर आ रही है। मल्टी डायमेंशन में क्या होगा कि हमें यहाँ पर साइज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रॉ या कॉलम दोनों का साइज़ नहीं देंगे तो यहाँ पर एरर मिलेगी। अब क्या करते हैं कि हम पहले रॉ का ही साइज़ दे देते हैं। जैसे रॉ का साइज़ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 3 है तो हमने 3 दिया। अब रन करेंगे तो क्या कॉलम का साइज़ देना पड़ेगा, हाँ कॉलम का भी देना पड़ेगा। तो कॉलम का जैसे हमने दे दिया 4, और अब यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1D एरे में क्या हो रहा था कि अगर हम साइज़ नहीं दे रहे थे, ठीक है, साइज़ नहीं दे रहे थे तब भी यहाँ पर वो साइज़ ऑटोमेटिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उठा ले रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें साइज़ देना कंपलसरी है। बाकी हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है साइज़ तो यहाँ पर हम इंट और वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। एक जैसे हमने रॉ के लिए बना दिया इज़ इक्वल टू, और हम कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं यूजर से इनपुट, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया 3, और इसी तरीके से दूसरा इंट और यहाँ पर हमने कॉल इज़ इक्वल टू, और इसका यहाँ पर क्या है 4 है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली पास कर देंगे रॉ, ठीक है।
इस तरीके से रो वेरिएबल पास कर दिया और ये हमने पास कर दिया कॉल। अब इससे क्या होगा कि हम यूज़र से बाकायदा इनपुट ले सकते हैं कि उसे कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, वही यहाँ पर सेट हो जाएगा। और अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ में अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है मल्टी डायमेंशन में यानी कि 2D एरे में, तो यहाँ पर यही सेम लूप रहेगा। यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं और ये तो हो गया प्रिंटिंग के लिए, तो ये प्रिंटिंग के लिए हो गया। यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं एक बीच में प्रिंट, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे इसके ज़रिए। अब यहाँ पर अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो थोड़ा सा कंडीशन हमें चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कांस्टेंट साइज़ दिया था रो और कॉलम का, लेकिन अभी यूज़र कुछ भी डाल सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर कर देना है रो और यहाँ पर क्या कर देना है, कॉल। ये कंडीशन हमने सेट कर दी। अब रो और कॉल में जो भी होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बाकी रो और कॉल में यूज़र से आप इनपुट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने यूज़र से ही इनपुट लिया है और ये यूज़र से इनपुट आने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हमने सिर्फ एरे डिक्लेयर की है, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते, यानी कि असाइन नहीं करते, हटा दिया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये बस इतना ही है, यही स्टेटमेंट होगा। एरे हमारी डिक्लेयर हो चुकी है 2D एरे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो ये हमारा जो फॉर लूप है इसमें हमने सेट कर दिया कि हमारा आउटर लूप कितनी बार चलेगा, यानी रो के बराबर, और इनर लूप चलेगा कॉल के बराबर। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, सी इन कराना है, ठीक है। सी आउट के जरिए, सी आउट के बजाय यहाँ पर हमें सी इन करा लेना है, ठीक है। सी इन हो जाएगा किस में, आई और जे में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सा कोड है। और इंडल वगैरह इसमें हटा देते हैं क्योंकि सी इन में हमें ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पर हम चाहें तो यूज़र से इनपुट लेते समय यहाँ पर हम मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। हालांकि हम नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है कि कैसे मैसेज प्रिंट कराया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग के समय भी यहाँ पर हमें कंडीशन बदलनी होगी। यहाँ पर हमने सेट कर दिया रो और यहाँ पर हमने सेट कर दिया बेसिकली कॉल, ठीक है। ये हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये हमारा सी आउट वाला स्टेटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू के बजाय वेरिएबल पास कर दिया रो और कॉलम के साइज में कंडीशन के लिए, ठीक है। स्टार्ट हमारा 0 से ही होगा और ये प्रॉपर कोड है, यहाँ पर आप अच्छे से देख ले। ये हमारा जो कोड है ये एक तरीके से डायनेमिक कोड बन चुका है। इसमें यूज़र ही वैल्यू डालेगा और यूज़र ही डिसाइड कर पाएगा कि हमें कितने रो और कॉलम रखने हैं, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दी है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पर यूज़र से ही इनपुट लेना है। प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पर हमने एक्चुअली कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 3 × 4 यानी हमें टोटल क्या देना है, 12 वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर हमने दे दिया, जैसे सबसे पहले 10 दे दिया, एंटर बटन प्रेस किया, फिर 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर लास्ट में हमें एक और वैल्यू देनी है 120। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम आउटपुट यहाँ पर हमें मिलेगा। देखिए जो हमने इनपुट दिया है वो रो और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले करके, ठीक है, यूज़र से इनपुट ले करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। बात समझ आई? तो अब यहाँ पर हम थोड़ा फॉर ईच लूप के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फॉर ईच लूप वैसे तो यहाँ पर नोट्स में 2D एरे के साथ में फॉर ईच लूप को नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर हम फॉर ईच लूप को 2D एरे के साथ में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर ईच लूप आपको पता है कैसे यूज किया जाता है 1D एरे में। 2D एरे में यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया फॉर और हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप की मदद से ही यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है, 2D एरे की। तो यहाँ पर फॉर ईच लूप में पहले क्या करते थे कि हमने यहाँ पर लगाया इंट और आई कॉलन और हमारा एरे हो जाता था इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा था, ध्यान से समझिए, इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारी एरे थी जो कि 1 डायमेंशन होती थी, तो उसमें डेटा हमारा कुछ इस टाइप से 1, 2, 3 इस टाइप से होता था। तो एक एक डेटा आई में आता था और आई को हम सी आउट करा लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी 2D एरे है इसमें रो और कॉलम है। तो अगर रो और कॉलम है यानी कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मान लेते हैं 2 ही रो हैं, तो इस कंडीशन में 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसे है डेटा। तो अगर ऐसे डेटा हमारे पास है तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम ARR यानी एरे ऐसे पास करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो रो है ये ला करके आई को दे देगा। ध्यान से समझ पा रहे हैं ना बात को, क्योंकि पूरे 0 इंडेक्स पे क्या है, यही तो है। मतलब इस मेन कर्ली ब्रैकेट के लिए जो हमारा रो है तो ये पूरा इसका इंडेक्स क्या लगता है, 0। तो ये पूरे ही मतलब इन सभी का इंडेक्स क्या है, 0। जबकि जो हमारी सिंगल रो होती थी उसमें सभी का कॉलम का जो मतलब एड्रेस था, इंडेक्स था, वो अलग था, 0, 1, 2, 3, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि एक पूरी रो ही यहाँ पर आई में आ जाएगी। अब चूंकि जो आई है ये अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या है, देखिए प्रेजेंट टाइम में ये एक सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल में पूरी की पूरी रो को तो यहाँ पर हम रख नहीं सकते। तो अगर हम सोचें कि आई को यहाँ पर हम एरे ही बना दें, मतलब ये क्या है हमारी 2D एरे
और हम आई को क्या बना दें 1D एरे। तो 2D एरे से डेटा एक रो आएगी तो ये हम 1D एरे में स्टोर कर पाएंगे और नेस्टेड लूप लगा करके और इस 1D एरे से डेटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये लॉजिक लगाएं तो यहाँ पर हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें डेटा टाइप इंट की बजाय यहाँ पर हमें ऑटो बताना होगा। ठीक है, ऑटो एक कीवर्ड होता है और यहाँ पर हम लगाएंगे m% का साइन जो कि एड्रेस को डिफाइन करता है। ठीक है, ऑटो m%। तो इससे क्या होगा कि ARR में जो भी डेटा होगा, ध्यान देना ARR चूंकि हमें पता है कि ये 2D एरे है तो 2D एरे से एक 1D एरे बेसिकली एक रो हमें मिल जाएगी और वो रो जो है वो आई में आएगी, मतलब उसका एड्रेस बेसिकली आई में स्टोर हो जाएगा। m% जो साइन होता है ये एड्रेस ऑपरेटर होता है बेसिकली। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा 0 इंडेक्स पर रो होगा या नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 1 इंडेक्स पर रो होगा, कुल मिलाकर के एक रो का एड्रेस यहाँ पर आई में स्टोर होगा और उस एड्रेस का जो भी डेटा टाइप होगा वो ऑटो मोड में उठा लेगा अपने आप। बात समझ पा रहे हैं ना? तो हमारा जो सिंटैक्स बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऑटो m% का साइन यानी यहाँ पर एंड का साइन और फिर यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखें कि आई में हमें क्या मिलेगा, पूरी की पूरी रो मिलेगी और उस रो से हमें अगर डेटा निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें नेस्टेड फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया तो हम यहाँ पर इंट और यहाँ पर एक जे नाम का वेरिएबल बना करके कॉलन और इसमें हम आई पास करेंगे। ध्यान देना आई में हमारा क्या आ चुका है, आई जो है बेसिकली ये 1D एरे हो चुका है और अब यहाँ पर हम प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, सी आउट करा देंगे सीधा जे को। ठीक है, यहाँ पर हमने जे को सी आउट करा दिया और बाकी अगर हमें कॉमा भी यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर हमने कॉमा दे दिया इस तरीके से। लास्ट में ये हो गया हमारा टर्मिनेटर। ठीक है, और अगर हमें न्यू लाइन सेपरेट करना है जैसा कि पहले प्रिंट हो रहा था तो हम यहाँ पर इनर फॉर लूप के बाहर आकर के यहाँ पर सी आउट करा देंगे इंडल। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर कितना छोटा कोड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं फॉर ईच लूप की मदद से। तो हमने यहाँ पर दोनों देख लिए, रन करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर देखिए 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लास्ट में ये 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 और 12 इस टाइप से आ गया। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी हम कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप को हमने 2D एरे के साथ में भी देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको बताया है ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं नोट्स में भी, बस यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया गया है। ठीक है, तो लूप थ्रू एन मल्टी डायमेंशन एरेज, तो ये सब आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है 3D एरे के बारे में। ठीक है, जो 3D एरे है ये भी मल्टी डायमेंशनल एरे में ही आता है और इसी तरीके से मल्टी डायमेंशन एरे में 3D 4D 5D आप कितना भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रियलिस्टिक एग्जाम्पल की तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका 1D एरे और 2D एरे ही मैथमेटिकल या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ये ही हमारा क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। ये 3D 4D 5D ये सब थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर 3D एरे का एक एग्जांपल दिया गया है और इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर लूप वगैरह लगा करके इसे एक्सेस करना बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं और बाकी यहाँ पर अभी 3D एरे के डीप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी एज अ फ्रेशर अगर आप होंगे तो डायरेक्टली 3D एरे को समझने में दिक्कत होगी। तो हम ऐसा करेंगे कि आने वाले वीडियोस में अगर आप कभी कहेंगे तो हम 3D एरे पर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम 3D एरे को स्किप करते हैं। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की बात करें या किसी भी इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पर 3D एरे के बेसिक्स के बारे में पूछा जाता है। बाकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच उसके बारे में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये एक्चुअली नॉर्मल लेवल पर होता ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ 1D और 2D एरे का ही यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया था कि हमें मल्टी डायमेंशनल एरेज की ज़रूरत क्यों थी, यानी बेसिकली 2D 3D एरे की ज़रूरत क्यों है। तो जो हमारा डेटा होता है वो देखिए 2 डायमेंशन में अगर होता है तो उसे हमें उसी 2 डायमेंशन में ही स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गेम का एग्जांपल लेकर के, ठीक है, यहाँ पर ये बैटलशिप एक गेम है। ठीक है, बैटलशिप में बेसिकली क्या है कि समुद्र में जहाज़ खड़े हुए हैं और कई सारे जहाज़ हैं जो कि आपको क्या करना है, उन्हें मारना है। ठीक है, उन जहाज़ को मारना है। तो अगर आप मारते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 1 और अगर आप मिस कर देते हैं तो क्या होगा 0। तो ये चीज़ यहाँ पर है और ये 2 डायमेंशन एरे की मदद से यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है। तो इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें एक तरीके से इंडेक्सिंग करना बताया गया। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1 का इंडेक्स क्या है तो 1 का इंडेक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका क्या आता है रो। तो रो कौन सी है, देखिए 0 1 2, तो हमारी रो कौन सी है 2। और अगर इस 1 का एड्रेस पता करना है तो कॉलम भी लगेगा। तो कॉलम कौन सा 0 1 और 2। तो यहाँ पर बेसिकली इस 1 का एड्रेस क्या है हमारा 2 2, क्योंकि रो भी 2 है और कॉलम भी
2 ही है, मतलब उसका जो इंडेक्स है वो 2 ही है। यही यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए ही ये वाला गेम है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए ही क्या है, ये वाला गेम है, ताकि आपको अच्छे से इंडेक्स रीडिंग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गेम है ये हमने ऑलरेडी कोड ब्लॉक में रखा है, आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो सामने कोड देख पा रहे हैं वो यही वाला है जो नोट्स में यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, ठीक है। तो इस कोड को हम यहाँ पर कोड ब्लॉक में समझते हैं। कोड सेम है, यहाँ पर हमने पूरा एज इट इज़ कॉपी किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक 2D एरे है, और 2D एरे में यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे है बेसिकली, जिसमें रो का साइज और कॉलम का साइज सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जहाँ पर ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 का मतलब यहाँ पर शिप खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शिप यानी पानी के जहाज खड़े हुए हैं, और इन्हें हमें क्या करना है, हिट करना है, मारना है। इन्हें क्या करना है, हिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम पूरा है। तो हिट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका इंडेक्स बताना होगा। बस अगर इसका सही इंडेक्स हम बता देते हैं तो ये हिट हो जाएगा, और अगर हम गलत इंडेक्स बताते हैं तो ये मिस हो जाएगा, ठीक है। यही होता ही है, गेम वगैरह जो भी गेम बनते हैं उसमें सब डेटा का ही खेल होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको ग्राफिक्स में जो भी दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, सब डेटा पर ही काम चल रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए गए, एक हिट और एक नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कितनी बार में आपने हिट किया है। ये भी हम दिखाएंगे मैसेज में कि आपने यहाँ पर टोटल कितने जहाज़ हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी कि आपके टोटल 4 जहाज़ हैं, शिप हैं, और इन 4 शिप को मारने में आपने कितने राउंड लिए, ठीक है, यानी कितने टर्न्स आपके लगे। तो वो उसकी काउंटिंग के लिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप समझेंगे समझ आ जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर व्हाइल लूप का एग्जांपल लिया गया है। तो व्हाइल लूप में हमने कंडीशन सेट कर दी हिट्स लेस देन 4, यानी कि हमें बेसिकली कितने मारने हैं, सिर्फ 4। तो यहाँ पर हिट्स की वैल्यू अगर क्या हो जाती है 4। अब ये चूंकि स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा कहाँ तक, 3 तक, तो 0 1 2 यानी 4 बार ये लूप चल जाएगा। 4 बार ही लूप हमें चलाना है, क्योंकि 4 ही शिप को मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिट लेस देन 4 हो जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। फिर यहाँ पर रो एंड कॉलम, चूँकि आपको पता है कि 2 डायमेंशन एरे में हमें रो और कॉलम की ज़रूरत होती है, तो ये रो कॉलम 2 वेरिएबल सिंपली यहाँ पर बना दिए गए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट की गई। सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है, बताना है वही कि जहाज़ हमारा कहाँ पर खड़ा हुआ है, फिर उसे मारना है, ठीक है। तो अगर हमने बता दिया कि जहाज़ एग्जैक्टली हमारा किस इंडेक्स पर है तो वो हिट कहलाएगा, और अगर नहीं बता पाए तो वो हमारा मिस कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यूज़र एक बार बता देगा कि रो और कॉलम क्या है, तब हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन और चेक करेंगे कि जो यूज़र ने बताया है क्या वो सही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इफ़ के ब्लॉक में यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, ये एक कंडीशन ही है। यहाँ पर हमने सिर्फ जो कि हमारा क्या है, एरे है, और एरे में आपको पता है कि सिर्फ 1 और 0 ही स्टोर है। सिर्फ क्या स्टोर है, 1 0 1 0, ठीक है। और 1 0 का एक दूसरा मतलब भी होता है, आपको पता है, 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमने रो या कॉलम में वैल्यू डाली होगी, तो अगर 1 मतलब उस एरे में जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर उसका इंडेक्स डाला होगा तो रिटर्न में यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर मिस किया होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने कोई भी ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट होगा वो शिप वाले एरे से निकल करके आएगा। अगर आपने सही इंडेक्स चूज किया होगा तो 1 आएगा, गलत होगा तो 0 आएगा। तो जो 1 और 0 है वही यहाँ पर इफ़ के लिए ट्रू या फॉल्स कंडीशन बन जाएगी। जैसे हमने नंबर गेसिंग गेम में देखा था, हमने क्या किया था, व्हाइल लूप को ट्रू कर दिया था। तो ट्रू कीवर्ड की जगह पर हम 1 भी कर सकते हैं या 1 की जगह ट्रू कर सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं ना। तो अगर इफ़ कंडीशन में हम डायरेक्टली 1 पास करते हैं तो वो हमारी कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 या 0 नहीं पास किया बल्कि एरे पास की है। तो एरे में जो भी आप रो या कॉलम में नंबर डालेंगे तो यहाँ पर वो सेट होगा, और उस इंडेक्स पर अगर 1 हुआ तो कंडीशन ट्रू होगी, और अगर 0 हुआ तो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कंडीशन ट्रू हुई, यानी आपने अगर सही गेस किया होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो शिप डेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शिप को मार दिया जाएगा। और मारने का मतलब क्या है कि शिप में रो और कॉलम यानी आपने जो डाला है इंडेक्स उसी पर 0 स्टोर करा दिया जाएगा। तो 0 स्टोर होगा यानी कि आपने उस शिप को मार गिराया है, ठीक है। और हिट्स आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आपने एक शिप मारा। अगर नहीं मारे होंगे तो या बाय डिफॉल्ट क्या है आपको पता है 0 है, ऊपर आप देखेंगे इसको हमने 0 रखा है, लेकिन जब चलेगा तो इसका मतलब आपने शिप गिराया है, मार गिराया है, तो यहाँ पर हिट्स प्लस प्लस यानी 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम इसी तरह से 2 होगा, 3 होगा, और ये 4 तक जाएगा। और जैसे ही ये 4 तक जाएगा मतलब जाएगा 3 तक, और जब इसका वैल्यू 4 होगा तो लूप ही बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा कंडीशन हमने क्या लगा रखी, यही हिट वाली कंडीशन, ठीक है।
तो ये इनफाइनाइट लूप जो है वो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर मैसेज सिंपल सा प्रिंट करा दिया गया हिट, और 4 माइनस हिट्स का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर बता रहा है लेफ्ट सिप, यानी कि कितने बकाया हैं। तो 4 माइनस हिट्स जितने आप मारते जाएंगे वो 4 से लेस होते जाएंगे, बताएगा आपके अभी 4 सिप बाकी हैं, फिर 3 बाकी हैं, फिर 2 बाकी, फिर 1 बाकी, ऐसा करके। फिर उसके बाद यहाँ पर मिस एल्स में आएंगे तो मिस हो जाएगा, अगर इफ़ नहीं चला तो इसका मतलब मिस हुआ है, तो एल्स में हमने मिस प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमने बढ़ा दिए, जितनी बार भी ये लूप चलेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे। अगर आप 5 बार में गेस कर पाते हैं, बिल्कुल लगभग उसी तरीके से है, नंबर गेसिंग गेम टाइप का, ठीक है, उसी टाइप से है। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, यू विन, ठीक है, यू वॉन, ये हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, और कितनी बार में आप जीते हैं वो हमने नंबर ऑफ टर्न्स प्रिंट करा दिए, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रोग्राम में यहाँ पर देखिए कमेंट्स के जरिए बताया गया है कि कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि 2 डायमेंशन एरे जो होती है, हमारा जो डेटा है वो 2D फॉर्म में अगर होता है तो हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, और अगर हम सिप गिराते हैं तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है ना, वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमने जो आपको बताया है थोड़ा सा बेसिक लेवल में बताया है ताकि आपको समझ आए, बाकी टेक्निकल लेवल में जाएंगे तो फिर डायरेक्टली ऐसा नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैसेज आ रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर चूज करना है रॉ, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट सिप के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर चूज करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, इस वाले सिप की, तो इस सिप का यहाँ पर कोऑर्डिनेट यानी एड्रेस क्या है, रॉ क्या है, तो यहाँ पर रॉ हमारी देखिए है 0 ही है, एंटर किया। और फिर उसके बाद कॉलम क्या है, कॉलम हमारा देखिए क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 0 और 1 जैसे ही डालेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, हिट, और कितने बकाया हैं, अभी 3 सिप बाकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम गलत डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया, जैसे सपोज यहाँ पर हमने डाल दिया 1, यानी हम बता रहे हैं कि पहली रो में और दूसरे कॉलम में सिप खड़ा है, अगर जैसे एंटर करेंगे तो ये मिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पहली रो में और दूसरे कॉलम में, यानी पहली रो ये हो गई और दूसरा कॉलम यानी कि ये हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे तो 0 है, यानी इस पॉइंट पे सिप है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, मिस हो गया। और यहाँ पर हमारा एक जो राउंड है वो बढ़ भी गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी जो है वो सारा सही डेटा डालते हैं ताकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमारा अगला क्या होगा, देखिए 0, और फिर उसके बाद यहाँ पर 0 और इसका क्या होगा, देखिए 2, ठीक है, 0 और ये 2 हो गया कॉलम, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हिट हो गया, यानी कि हमने क्या किया है, बेसिकली इन 2 सिप को मार गिराया है, ठीक है। अब यहाँ पर इन 2 सिप को मारना है, तो यहाँ पर हम इसका एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 1 2, तो यहाँ पर ये क्या है 2, और ये कॉलम भी हमारा इसका क्या होगा 2 ही होगा, तो 2 2 एंटर किया तो देखिए ये भी हिट हो गया। और यहाँ पर लास्ट वाला क्या है, तो इसका जो रॉ है वो 3 है और कॉलम जो है वो 2 ही है, और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम विन हो चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पर 5 राउंड लगे हैं। 5 राउंड में 1 राउंड हमने गलत कर दिया था, तो 4 सिप को हमने 5 राउंड में मार गिराया है। बात समझ आई। तो ये बैकग्राउंड में डेटा जो है इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1D एरे और 2D एरे दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एक्सेस करना है, यूजर से इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप का भी अच्छे से रिवीजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो गई हैं हमारी, तो हम अगली वीडियो में स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगले 1 से 2 वीडियो में स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज देखेंगे ताकि आपकी जो अच्छे से प्रैक्टिस है वो हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैटर्न प्रोग्रामिंग पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने पैटर्न प्रोग्रामिंग को नहीं देखा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें इस टाइप से स्टार अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे प्रिंट कराने होते हैं। ये एग्जाम में कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें इन पैटर्न प्रोग्रामिंग पर बेस्ड कोड लिखना होता है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये पैटर्न प्रोग्रामिंग क्या होती है, और अगर हमें इस टाइप से कुछ डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर इस टाइप से स्टार स्टार प्रिंट कराने हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम अगली वीडियो से देखेंगे। तो अगले कुछ आने वाले 1 या 2 वीडियो में जितने में भी ये हम पढ़ा पाएंगे उसमें हम यही पैटर्न प्रोग्रामिंग समझेंगे, और फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।